साथियों नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैश बुक रोकड़ के संबंध में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए और कैश बुक कब और किस तरह लिखना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने कैश बुक लिखने का तरीका बताया था। इस वीडियो में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि हमें कैश बुक लेखन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो चलिए साथियों, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु है, कैश बुक में जो भी आय है या मद है उसे लिखते समय उसकी विस्तृत जानकारी को दर्ज कर दें। साथियों, कैश बुक में जो भी राशि प्राप्त हुई है या भुगतान कर रहे हैं उस मद का नाम लिख देना चाहिए, यानी जिस राशि की प्राप्ति हुई है वह किस मद की है या जो भी हम खर्च कर रहे हैं वह किस मद की राशि है उसका विवरण लिख देना चाहिए। अगला बिंदु है कि जिस मद हेतु राशि उपलब्ध कराई गई हो उसी मद में वह राशि व्यय होना चाहिए और राशि को समय सीमा में व्यय कर लेना चाहिए। साथियों, जो भी राशि हमें अपनी शाला या संस्था के लिए प्राप्त होती है तो हमको उसी वर्ष उसको खर्च कर लेना चाहिए। किसी दूसरे मद में भी खर्च नहीं करना चाहिए। जिस मद के लिए मिली है वह राशि उसी मद में खर्च कर लेना चाहिए। जैसे कि शाला मरम्मत की राशि को शाला मरम्मत में ही व्यय करना चाहिए या किसी भी मद की राशि हो जिसके लिए प्राप्त हुई है उसी में व्यय करना चाहिए। और जिस शस्त्र के लिए राशि प्राप्त हुई है हमें उसी शस्त्र में व्यय करना चाहिए, उसको बचा कर नहीं रखना चाहिए। यदि फिर भी राशि खर्च नहीं हो पाती है तो आप उस राशि को विकास खंड स्रोत समन्वयक के नाम चेक जारी करके वापस कर सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसी शस्त्र में व्यय हो कर देना चाहिए। अगला बिंदु है, चेक जारी करने के दिनांक तथा प्रत्येक ट्रांजैक्शन की तारीख में कैश बुक लिख लेना चाहिए। साथियों, जब हम स्कूल के लिए सामग्री खरीदते हैं और दुकानदार को चेक जारी करते हैं तो चेक जारी करने की दिनांक को ही कैश बुक लिखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तारीख को अकाउंट से पैसा निकासी हो उसी दिन लिखी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेक जारी होने की तारीख को ही कैश बुक लिखी जानी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खर्च कर देते हैं और कैश बुक नहीं लिख पाते हैं तो हमें बाद में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगला बिंदु है, 1000 रुपये से अधिक भुगतान अकाउंट पे के माध्यम से करना अनिवार्य है। साथियों, जितने भी भुगतान 1000 रुपये से अधिक हों उनका भुगतान चेक के द्वारा अकाउंट पे करना आवश्यक है। साथियों, 1000 रुपये तक का भुगतान नकद किया जा सकता है, यानी 1000 रुपये तक का भुगतान हम नकद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई आवश्यकताएं होती हैं कि विद्यालय की साफ़ सफाई कराना, चौक डस्टर आदि खरीदना, स्टेशनरी है, उसके लिए हम 1000 रुपये तक का भुगतान नकद कर सकते हैं। अगला बिंदु है, कैश बुक के दोनों पक्षों में आय और व्यय में संबंधितों के हस्ताक्षर होना चाहिए। यानी साथियों, कैश बुक के दोनों साइड आय और व्यय के योग के नीचे हस्ताक्षर और सील मोहर लगाना आवश्यक है। जैसे कि विद्यालय में शिक्षक और एसएमसी अध्यक्ष के दोनों तरफ हस्ताक्षर और सील लगाना अनिवार्य है। अगला बिंदु है, स्थायी और अस्थायी सामग्री क्रय नियम के अनुसार किया जाना चाहिए। स्टॉक पंजी बनाते समय इन पंजियों का सत्यापन नियमानुसार किया जाना चाहिए। साथियों, हम जो भी सामग्री चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी क्रय नियमों के अनुसार करना चाहिए। जैसे कि अधिक महंगी सामग्री हमको खरीदना है तो
2-3 दुकानदारों से कोटेशन लेकर खरीद सकते हैं। कोटेशन को एसएमसी में प्रस्ताव पास करके खरीदना चाहिए। साथ ही स्थायी और अस्थायी सामग्री पंजियों का सत्यापन अलग अलग कराना चाहिए। क्रय हमें नियमानुसार ही करना चाहिए। अगला बिंदु है, किसी भी प्रकार का व्यय बिना एसएमसी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाना चाहिए। एसएमसी की बैठक बुलाकर अनुमोदन कराने उपरांत ही व्यय करना चाहिए। साथियों, किसी भी प्रकार का मद हो एसएमसी के बिना अनुमोदन के व्यय नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ज़्यादा आवश्यकता हो तो एसएमसी की बैठक बुलाकर प्रस्ताव डालकर सामग्री क्रय करने हेतु अनुमोदन करा लें और सामग्री क्रय कर लें। अगला बिंदु है, गणवेश निर्माण कार्य या अन्य मदों की राशि शेष है तो उसे व्यय न करते हुए उस राशि का चेक के माध्यम से संबंधित जनपद शिक्षा केंद्र को वापस कर देना चाहिए। साथियों, कभी कभी गणवेश की राशि दर्ज संख्या से अधिक प्राप्त हो जाती है और वह शेष राशि संस्था के अकाउंट में शेष रह जाती है और इसी प्रकार निर्माण कार्य की राशि यदि शेष है तो संबंधित स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र के नाम चेक बनाकर पूर्ण विवरण सहित वापस कर देना चाहिए। तो साथियों, यह थी कैशबुक रोकड़ के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।